आचार्य जी, संस्कृत वाली बात आपने बहुत पते की गई, मजा आ गया। बैठिए प्लीज, एंड आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ET now Sonali Krishna to come up and have a chat with Acharya Balkrishna on the fireside. Come on. Firstly, I'm going to say, please apologize. I'm going to apologize for my Hindi. I'm not that great, but I'm going to attempt. Namaste, Acharya ji. मुझे स्ट्रेट आपको पूछना है कि आपको इतना हेट्रेड फॉरेन कंपनीज के साथ क्यों है? वो भी आए हैं यहाँ पे 100 साल पहले, वो भी इंडियन मार्केट को केटर कर रही है, तो आप क्यों उनसे इतना नफरत करते हैं? नहीं, हम नफरत नहीं करते हैं। पहले तो उन्होंने हमको सिखा दिया कि यदि आप नमक करोगे, यदि सरसों का तेल डलेगा, हल्दी होगी, या फिर आप ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से दातुन करोगे, तुम्हारे सारे दांत झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे और सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में किसी के दांत ही नहीं रहते हो, तो हमको ऐसा बना दिया, सिखा दिया बिल्कुल रट रट करके। सारे बच्चे टूथपेस्ट दातुन, ना 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 ना, इससे तो दांत खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिखा दिया गया हमको। अब वही कहते हैं, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक भी है, नीम भी है? हम क्या करें? अच्छा आप ही बताओ, मैं क्या कहूं उनको? या तो पहले वो झूठे थे या तो अब झूठे हैं। सिद्ध कर दे कि दोनों ही बात उनकी सही है, भाई इतनी ही बात है और कोई कहानी नहीं है बहन। हमको क्या ना उनसे भी वो हो सकता है। अब वो कहते हैं कि ये हर्बल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां नॉन साइंटिफिक, ये कोई साइंस की बात नहीं है, तो बेकार चीजें हैं। अब वो कहते हैं कि अब आइए आप हर्बल और आयुर्वेद के संग, अब नया नया अवतार। तो क्या करोगे उस अवतार का? आचार्य जी, तो आपका कहने का मतलब है कि मतलब जो है कि भी फॉरेन कंपनीज है सब बेकार माल बेच रही है? नहीं, कहने का मतलब यह है, बेकार और अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा वो बाजार को रुख को देख करके अपना रंग बदलती हैं। हम रंग नहीं बदला, ना हम कभी बदलने वाले, बस इतनी सी बात है। तो आप बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट आए हैं यहाँ पे, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और वो भी जाके लॉबी कर रहे हैं हर कंट्री में कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाए। तो अगर एक साइड पे गवर्नमेंट ये बोल रहा है और दूसरे साइड पे जो अभी आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन FMCG कंपनीज और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, आप ये बोल रहे हैं, तो हम क्या समझे और वो क्या समझे, फॉरेन में क्या समझे? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उसे समझने की तो कोई बात नहीं है, जिसकी समझ में आए उसकी समझ लो। तो आप बोल रहे कि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए? जरूरत ही नहीं है। ये जितना बैठे हैं ना, ये सब कसम खा लें कि कल से हमको देश को खड़ा करना है, 10 साल के अंदर देश खड़ा हो सकता है। और जिसको आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, सब बैठे हैं। कईयों का देश का गया हुआ पैसा लौट करके आता, वो कहीं से कोई लेकर के नहीं आ रहा। तो हाल ही में जब लुई विटॉन ने, मुझे बहुत पसंद है लुई विटॉन ब्रांड, तो लुई विटॉन जब आपको अप्रोच किया और बोला कि हमको इन्वेस्ट करना है पतंजलि में, आपने क्या बोला? जब मैंने सुना मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब हम कुछ तो कर रहे हैं भाई। देश में तहलका मच रहा है और बड़ी आवाज गूंज रही है, ठीक है, वहां तक आवाज गूंज रही है, जान करके बहुत अच्छा हुआ। आप कंसिडर कर रहे हैं? फिर मेरे को कई लोगों ने कहा, अच्छा, क्योंकि आप लोग जैसे मीडिया के भाई बहन भी मिलते रहते हैं, बोले आप तो स्वदेशी की बात करते हो, ये तो विदेशी कंपनी, आप कैसे लोगे पैसा? और दूसरे कह रहे हैं कि आप मना कैसे करोगे? मैंने सोचा कि क्या कहना चाहिए। देखो, काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी की बात, मैं आपको बताता हूँ, क्षमा करिएगा, 90% हमारी जितने भी रिसर्च की मशीनें हों, चाहे हमारी यूनिट की मशीनें, सारी विदेशी हैं, क्योंकि देश में नहीं बनती हैं। देश में बनने लगेगा तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी देश ही रहेगा। जब देश नहीं है तो देश को खड़ा करने के लिए तो उनका सहायता हम लेंगे ही लेंगे। तो देश को खड़ा करने की बात है तो पैसा क्यों नहीं लेंगे? पर हमने एक बात जोड़ी, हमने कहा लेंगे पर अपनी शर्त पर लेंगे, तुम्हारी शर्त पर नहीं लेंगे। तो अब तक तो आए नहीं, शायद हमारी शर्त झेली नहीं होगी। लेकिन अगर आप साथ में आ जाए, लुई विटॉन पतंजलि हैंडबैग, मजा आ जाएगा। अब मजा कितनों को आएगा और सजा कितनों को मिलेगी मुझे नहीं पता,
पर मजा कम को आएगा, सजा ज्यादा को मिलेगी पूरे देश को, इसलिए शायद वो मजा ना लेना ही अच्छा है। ठीक। आचार्य जी, दिल से एक बात पूछनी है। अब वो ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता ही है पतंजलि के बारे में। ऐसा आपको क्यों लगता है? कोई षड्यंत्र है? अच्छा ये बताइए, कोई कंट्रोवर्सी हम करते हैं क्या? हमने की कभी? हमने नहीं की। तो जिनको दर्द होगा वो कुछ तो करेंगे। अच्छा आप सोचो हमारे को क्या क्या षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। नीचता, मैं शब्द प्रयोग करूंगा, थोड़ा हल्का है काफी, उसकी सीमा की एक आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, हमारे 3-4 प्रोडक्ट बड़े सोशल मीडिया में बड़े चर्चे रहे। क्या रहा? नहीं, बाबा के प्रोडक्ट बोले, वो 2016 की टैबलेट की गोलियां थी मेरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसको 16 को 6 को घुमा करके ऐड कर दिया और दिखा दिया अप्रैल मई के महीने के। बोले ये इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती है। और मजेदार बात, पीछे हमारे नूडल में पकने के बाद में एक सज्जन ने नूडल पकाया, नूडल्स पकने के बाद में उसमें कीड़े चल रहे हैं। ऐसे कौन से कीड़े थे जो पकने के बाद में भी नहीं मरे? वो पतंजलि के नूडल में हो सकते हैं। ऐसे कीड़े पतंजलि के नूडल में हो सकते हैं। एक पीछे न्यूज चला बड़ा, अच्छा मीडिया वाले भी तो थोड़ा सा काम लेना चाहिए, वो अलग बात है कि वो नहीं ले पाते हैं कई बार। ये चला पतंजलि के घी में फंगस। अच्छा आप बताइए, मेरी माताएं बहनें तो बैठी हैं, नई पीढ़ी को भी बहन भी सीख लेंगे माताओं से। घी और तेल वो गुणहीन हो सकता है, कभी उसमें फंगल कभी भी नहीं पड़ सकता, चाहे वो 100 साल भी रख दो। तो हमारे घी में तो वो भी पैदा कर देते हैं। फेक लैब की रिपोर्ट बना करके पतंजलि का घी फेल। सर ये तो नेस्ले का स्टोरी है। किसका? वो एक फेक स्टोरी है। और इससे अगली भी सुनाता हूं आपको। मेरे को तो, मैं तो हर रोज कहानी सुनता रहता हूं, तो आप लोग सुनते होंगे। तो अब ये देखो, एक ही बात मैं कहता हूं, कहानी कितनी भी सुन लो, आप हम लोगों को थोड़ा सा देख लो कि हम लगता है कि हमको किसी बीवी बच्चे को पालना है या अपने को संपत्ति बढ़ानी है जो देश को ठग करके हम कुछ करेंगे। भाई जितना हम कमा लेंगे सेवा कर लेंगे, यूं भी देश को देना, यूं भी देना है तो दे ही रहे हैं। अच्छा कई लोग ये कह देते हैं कि बाबा बोले ऐसा करो ना, फिर बोले फ्री में बांट दो सारा। अच्छा फ्री में बांट दिया तो फिर बनाएंगे कैसे? थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगा। तो इसको चलाने के लिए व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। पीछे मैं आपको इससे आगे की भी षड्यंत्र कैसे हो सकता है। पीछे हुआ कि सीएसडी कैंटीन में हम लोग कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मैं बहुत बार चर्चा करता हूं कि पतंजलि की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं हमेशा कहता हूं कि एलोवेरा जूस से, आंवला जूस से पतंजलि की उत्पत्ति हुई। किसान लोग आए थे, उनके आंवले नहीं बिके, वो दुखी हुए, फिर हमने कहा कि आंवला हम खरीद लेंगे, फिर हमने जूस बनाया, लोगों को प्रेरित किया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आंवले का जूस भी मिलता है, तो कहानी सुनाई, तो उन्होंने सोचा कि ये पहला प्रोडक्ट तो इसको फेल करूं, तो उसके कोई रास्ते तो मिले नहीं। तो इन्होंने क्या किया, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं क्योंकि आप लोग बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति यहां बैठे हैं। इन्होंने जाकर के प्रयासपूर्वक एक लैब में एक रिपोर्ट बनाई कि आंवला जूस एफएससीआई के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। बना करके वो पीछे से धीरे से ले जाकर के सीएसडी जो कंट्रोलिंग, जो उनके अथॉरिटी, जो भी बॉडी, उनको ले जाकर के दे दिया। देने के बाद वो भाई लोगों को भी, फौजी लोग बुद्धिमान हैं, उनको लगा हाँ बिल्कुल एफएससीआई के गाइडलाइन में तो नहीं आया, उन्होंने तुरंत लिख दिया। हालांकि जो रिपोर्ट कभी भी सीएसडी कैंटीन के लिए, आप सब जानते हैं कि उनकी ही टीम आती है, वही जांच करती है, वही सैंपल ले जाती है, वही फेल पास करती है, बाकी बाहर से रिपोर्ट से कोई लेना देना होता नहीं है। वो बाहर से रिपोर्ट ले लिया गया, रिपोर्ट लेने के बाद वहां पहुंचा दिया, और वह भी किसी प्रभाव में आए होंगे, हम लोग भी कभी कभी आ जाते हैं ना, तो वो आ गए होंगे। उन्होंने दूसरे दिन आप मीडिया में लिखे जानबूझ करके कि पतंजलि का आंवला जूस फेल, सीएसडी कैंटीन से वापस ली गई, धमाकेदार न्यूज हो गया। हमारा माथा ठनका, हमने कहा भाई हम कैसे फेल हो गए। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं,
बीसीसीआई के गाइडलाइन के अंदर जो फ्रूट जूस हैं उन्हीं का पैरामीटर्स है, उसके अंदर हर्बल जूस की कोई पैरामीटर्स नहीं है। आंवला जूस के हिसाब से वो फ्रूट जूस कैटेगरी में आंवला जूस नहीं आता है। तो ये तो इतना ही तो सत्य है, और इस सत्य को हम कैसे दुनिया को, देश को समझाएं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर भरोसा करो, हम पहले खाते हैं फिर खिलाते हैं, मरेंगे तो पहले हम मरेंगे, आपका कुछ नहीं होने देंगे। बस इतने भरोसे में रहिए, इससे बेहतर कोई परीक्षणशाला नहीं हो सकता। मैं तो व्यापारियों को, उद्योगपतियों को भी यही कहता हूं कि आप कुछ भी करते हो ना, पहले अपने बीवी बच्चों का, परिवार का सोचना कि ये चीज मैं अपने परिवार वालों को दे सकता हूं, खिला सकता हूं, पहना सकता हूं, यह व्यवहार उनके साथ कर सकता हूं। यदि आंसर आपको यस मिले, हाँ मिले, तो दुनिया के लिए करना, नहीं तो मत करना। जब तुम्हारे लिए, परिवार के लिए वो लाभकारी नहीं है, तो दुनिया के लिए कभी भी वो लाभकारी नहीं हो सकता। आचार्य जी, जी मैं तो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, पूछो, लेकिन इनसे सुनने वालों से पूछो कितने देर सुनेंगे ये। हाँ, लेकिन लास्ट क्वेश्चन बिफोर मैं ऑडियंस को ओपन करूं, इस फिस्कल मतलब एंडिंग मार्च 31 कितना करोड़ का बिजनेस पतंजलि होगा? लगभग जितना पिछले बार रहा होगा उतना ही होगा, नंबर दे क्योंकि दीजिए, नंबर सब आप जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के नाम पर इतने डर गए, सारे बेचारे सामान खरीदना बंद कर दिया, और फिर बाद में जो है वो सब जीएसटी के नाम पर इतनी दहशत हो गई। देश सुधरेगा। अच्छा, हमको लोगों ने कहा कि इस जीएसटी से और डीमोनेटाइजेशन से आप कैसा महसूस करते हैं? मैंने कहा हम तो जो करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के वो शकुन महसूस करें, इसलिए हम भी शकुन में रहते हैं। तो उसका थोड़ा है, वो भी बाकी अगले बार कर लेंगे। 15,000 करोड़ या नहीं, 10,000 जितना भी पता चल जाएगा, पर ठीक है, अगले बार बढ़ा लेंगे। जितने आप सोचो उतना हम अगली बार कर देंगे। Okay, I have time for 2 questions. Yeah, can somebody pass the mic quickly to the gentleman behind, right here, on table 4? Sir, please keep the question brief. आचार्य जी, यूनिलीवर और पीएनजी के लिए आप ट्रेनिंग एकेडमी कब खोल रहे हैं? उनके मैनेजमेंट को ट्रेनिंग की बहुत अर्जेंटली आवश्यकता है। आईआईएम अहमदाबाद की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो कब ये शुरुआत होगी इस कार्य की? अच्छा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको। बहुत सारे लोग यूनिलीवर या पीएनजी चलते रहते हैं, उधर से भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। वो थोड़े दिन बाद पतंजलि में काम करते हैं, उनकी सैलरी दुगुनी कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ट्रेनिंग तो हम दे ही रहे हैं, पर यह है कि यह किसी भी कंपनी के लिए मेरी एक स्पष्ट सोच है कि हमको हमारे मूल्यों और आदर्श के साथ में ही देश को बढ़ाने के भाव से काम करेंगे तो सबका काम अच्छा चलेगा। नहीं तो आपको भयभीत होने की जरूरत है, और यदि ऐसा करते हैं तो फिर कोई भयभीत होने की किसी को जरूरत नहीं है। जी, Next question, last question. Anybody with a question for Acharya? The gentleman behind. आचार्य जी, हमारे देश में कुछ लाइफस्टाइल डिजीज बहुत फैल रही हैं, डायबिटिक है, शुगर है, ऐसी बीमारियां बहुत हैं, और इसके लिए हमारे यहाँ पतंजलि में बहुत अच्छा इलाज मिलता है, परंतु वो लोग अभी तक इससे प्रभावित नहीं हुए। ऐसा क्यों? देखिए, हमने डिजीज के आगे कहा लाइफस्टाइल डिजीज। इसका मतलब क्या है? स्टाइल को ठीक कर लो, यानी अपनी लाइफ के स्टाइल को, तो डिजीज ठीक हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसके लिए स्वस्थ वृत्त का विधान किया गया है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आहार को, अपनी दिनचर्या को हम ठीक करें। यदि हम इसको करते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या इस तरह के जितने भी डिजीज हैं, आप 99%, 1% हेरिडिटी के लिए छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, 99% आप ठीक हो सकते हैं। अब हमको दुनिया देखती है कि इंडिया में डायबिटीज ऐसी महामारी की तरह फैलने वाली है। फैलने वाली चिंता के कारण से नहीं कहते, वो दिखता कि इतना बड़ा बाजार बनने वाला है। हम कहते कि हमारे लिए देश बाजार नहीं है और उनको भी बाजार नहीं देना है। ये संकल्प आपको और हमको लेना है, तो डायबिटीज समूल खत्म कर सकते हैं। सुबह उठिए,
थोड़ा योगासन प्राणायाम नियमित रूप से करिए और सुबह उठ करके करेला, खीरा, टमाटर, एक टमाटर ले लो, एक खीरा ले लो छोटा, एक करेला ले लो छोटे साइज का, इसका जूस निकालो और इसको पी लो। किसान की समृद्धि आ जाएगी, आपकी डायबिटीज ठीक होगी और एमएनसी जो विदेशी कंपनियों का जो जहर आप खा रहे थे वो खाना बंद हो जाएगा। मोटापा के लिए क्या लेना चाहिए? मोटापा के लिए बहन मैं भी देखो थोड़ा पतला दिख रहा हूँ आपको, मेरे कपड़े ढीले हो गए हैं। मेरे को लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, बोला आप दुनिया के मोटापा ठीक करते हो, आप मोटे हो गए हो। अब मैंने सच में ध्यान दिया क्योंकि 12-12 घंटा तो हमको बैठना पड़ता है, 14-14 घंटा बैठते हैं, सिटिंग इतनी लंबी हो जाती है। तो मैंने देखा कि रात्रि का भोजन ये मोटापे का कारण है, पहला कारण जो आप आराम से कर सकते हो। मैं कहूँ भूखे रहो तो मुश्किल काम हो जाएगा। तो रात को खाना, क्योंकि आजकल शहरों में रहते हैं, दिन भर आप दौड़ी भागा दौड़ी, रात को 10-10, 11-11 बजे पहुंचते हैं, कोई 12 बजे खाना खाकर सोता है। आप ये प्रयास करिए कि रात्रि को शाम को 5, 6, 7 बजे के बाद में, 8 बजे के बाद में तो आपको कुछ नहीं खाना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और यदि ज्यादा भूख लगे, किसी को रहा ना जाए, तो थोड़ी सब्जी खा लो, सूप पी लो या दूध पी लो, पर अनाज मत खाना, अन्न वाली कोई चीज मत खाना, इससे काफी घट जाएगा। और सुबह उठ करके नियम बनाइए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कि आप गर्म पानी ही पिएंगे। तीसरा नियम बनाइए कि आप कुछ भी हो जाए बहुत ठंडा पानी नहीं पिएंगे। हाँ, नॉर्मल थोड़ा सा हल्का ठंडा पियो ना, बहुत ठंडा नहीं। चौथी चीज, जिनके दांत खराब होते हैं, गला खराब होता है, उनमें से मैक्सिमम वो ठंडे के आइसक्रीम के शौकीन मिलते हैं। तो हमारे यहाँ भोजन में बड़ा ध्यान रखिए। 2-3 बहुत सारी बातें पर आपने छेड़ दिया, आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं तो रहा नहीं जा रहा, मैं बता ही देता हूं। आहार की जो विधा है उसमें बहुत गर्म और बहुत ठंडे का निषेध है। आप गरम गरम भोजन खाते हैं, ऊपर से ठंडे ठंडे आइसक्रीम को भी चढ़ा लेते हैं। या तो आइसक्रीम खा लो पहले, या तो भोजन खा लो, साथ में मत करो। ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं को यदि हम पालते हैं तो बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। आचार्य जी, Just one last sorry, I can't take any more questions. He'll miss his flight. 10 seconds. Apologies. हाँ जी जी, बोल 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 बोल, प्रणाम नहीं तो आचार्य जी, प्रणाम। इंडाइजेशन होगा। हाँ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूथ भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे शहर के जो यूथ हैं उन तक आपके प्रोडक्ट्स लेने की काबिलियत है? मेरे को पता है, एक मेरे बहुत करीब मित्र हैं, उनके जो बेटे थे वो आपके प्रोडक्ट से ठीक हुए। वो शायद नहीं लेता था पर लिया और बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन आमतौर के जो एवरीडे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? शहर के जो यूथ हैं उनको आप कैसे टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट ये बनने वाली है। बड़ी मार्केट नहीं, बड़ा परिवार है ये, मार्केट नया वर्ग। हाँ, परिवार सॉरी, बड़ा वर्ग है। हमारा प्रयास है कि वो जो यंगस्टर्स हैं, हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको भी हम उस चीज से जोड़ें। तो हम लोग अभी, क्योंकि वो लोग मानते हैं 2 तरह से, रिसर्च या साइंटिफिक, यदि हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने पतंजलि में, हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम, हम लोगों ने EMR सिस्टम स्टार्ट किया है। और वहां पर अभी हम लोग प्रतिदिन मिनिमम 20,000 से लेकर के 50,000 पेशेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। आने वाले समय पर देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक जो एविडेंस के साथ डाटा एक तरह से इकट्ठा करने का हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जहां हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोगों का उनके रेफरेंसेस के साथ में, डिजीज के साथ में उनकी पूरी रिपोर्ट वो साइट पर होगा। यह काम भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपकी चिंता है वाजिब है, उसके समाधान के लिए हम लोग लगे हैं, करके दिखाएंगे। Ladies and gentlemen, give it up for Bal Acharya ji. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, फिर मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। Pranam, pranam. Thank you.